मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रचना विभाग उपयोजित लेखन प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसको क्रम से मैंने बोर्ड पर समझाया था पिछले वीडियो में। रचना विभाग के पांचों उपखंडों को, उपविभागों को मैंने बोर्ड के माध्यम से समझा करके वीडियो बनाया था। अब एक एक करके पुनः इसको लिखित रूप में आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला है पत्र। प्रस्तुत अध्यापन में आपको पत्र, उसके भेद, पत्र का पहला भेद औपचारिक पत्र एवं उसका प्रारूप कैसे आप लिखेंगे, इसको आज मैं समझाऊंगा। आगे आइए देखते हैं। पत्र लेखन। अपने विचारों, भावों को शब्दों द्वारा लिखित रूप से में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने का एक साधन पत्र है। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, उसके निश्चल भाव और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। अपने विचारों को उचित तथा कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, अनुकूल भाषा का प्रयोग करना एक कला है, क्योंकि पत्र लेखन एक कला ही है। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। इस प्रकार पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। जिन बातों को हम प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, उसको हम पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, करते आए हैं। अभी तो जो अनन्य संसाधन हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक के प्राप्य हैं, इसके कारण पत्रों के आदान प्रदान में काफ़ी कमी आई है। फिर भी कुछ आवश्यक तथ्यों, बातों, मुद्दों की अभिव्यक्ति के लिए आज भी पत्र विशिष्ट है। आजकल हम ईमेल के माध्यम का प्रयोग करते हैं पत्र के लिए, इसलिए हमारे महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पत्र के रूपरेखा को भी परिवर्तित कर दिया है। और ईमेल के माध्यम से कैसे पत्र भेजेंगे हम, किन प्रारूपों के तहत, वैसे अब पत्र का पठन पाठन हो रहा है, वैसे ही लेखन हो रहा है नए नए तौर तरीके से। जिसकी झांकी है, जिसकी प्रस्तुति है, आप लोगों को पीछे समझाया भी गया है वीडियो में। तो आइए देखते हैं अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या है। एक अच्छे पत्र की 5 विशेषताएं हैं। एक बात यह ध्यान देना अनिवार्य होगा आपको कि पत्र कोई निबंध नहीं है जो अनावश्यक उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए, विवेचन किया जाए। पत्र के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित होता है, उसी के अंतर्गत हमको
अति संक्षिप्त रूप से लेखन करना होता है। इसके लिए हमें यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि पत्र में हम अति संक्षिप्त रूप से अपनी सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर दें। यह सर्वोत्तम पत्र कहलाता है। और ऐसे हमारी शब्दावलियाँ हों, ऐसी हमारी शब्दावलियाँ हों, भाषा शैली, जो पाठक सरलतम तरीके से उसको पढ़ ले और समझ ले। ध्यान देने योग्य बात है प्रथम दृष्टया कि पत्र लिखने वाला अति सरल संक्षिप्त में अपनी सारी बातें कम शब्दों में प्रस्तुत कर दे और उसकी भाषा शैली ऐसी हो कि पाठक उसको सरलता से सुगमता पूर्वक पढ़ ले और समझ ले, उसके भावों को ग्रह कर। आइए देखते हैं सरल भाषा शैली। पहला है, पत्र की भाषा सामान्यतः सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। अब हम अगर पत्र दे रहे हैं तो वह सरल हो, जो हम वार्ता के दौरान जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उसको समझने में आसानी होगी पाठक को। शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। यह उपयुक्त, सटीक, सरल और मधुर हो। उपयुक्त हो यानी कि जो ही चाहे आप लिख दें, उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पढ़ने वाले पर प्रतिकूल असर पड़ेगा अनुकूल के बजाय। इसलिए उपयुक्त होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। जिसके हेतु हम पत्र लिख रहे हैं वह स्पष्ट परिलक्षित हो पत्र में, सरल हो और मधुर हो। भाषा में मधुरता होनी चाहिए जिसको पढ़ करके पाठक गदगद हो जाए, और सरल होनी चाहिए जिसको आसानी से वह समझ ले। सारी बातें सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिखनी चाहिए। बातों घुमा फिरा कर लिखना उचित नहीं है। दूसरा, विचारों की सुस्पष्टता। पत्र में लेखक के विचार सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए। इसमें पांडित्य प्रदर्शन और बनावटीपन नहीं होना चाहिए। आपका लेखन सुस्पष्ट हो, सुलझा हुआ हो, उलझा हुआ न हो। आप अपनी विद्वता को उसमें मत दर्शन कराइए, अर्थात पत्र में विद्वान बनने का प्रयास मत कीजिए, और आप में बनावटीपन का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा, संक्षिप्त और संपूर्णता। मैं ऊपर आपको प्रारंभ में ही इंगित किया था कि पत्र के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं होता जिसको हम विस्तार दे सकें अपनी बातों को अनावश्यक। इसलिए हम पत्र संक्षेप में ही लिखते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो पत्र में कहीं कुछ छूट न जाए, अधूरा न रह जाए। तो पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, वह अपने में पूर्ण और संक्षिप्त हो। संक्षिप्त हो लेकिन पूर्ण भी हो। संक्षेप के कारण वह पूर्ण न रह जाए, इसका ध्यान देना चाहिए। इसमें अतिशयोक्ति, वाकजाल और विस्तृत विवरण नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि हम लिखते समय अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दें या एक शब्दों को बढ़ा चढ़ा कर लिखें और विस्तृत एक कारण का विवरण प्रस्तुत करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसमें एक ही बात को बार बार दोहराना दोषपूर्ण है। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, कहीं भी पुनरावृत्ति दोषपूर्ण होती है, यहाँ भी है। पत्र में मुख्य बातें आरंभ में और शेष सारी बातें एक क्रम में लिखनी चाहिए। ऊपर से नीचे तक क्रमबद्धता होनी चाहिए। यह नहीं कि मध्य की बातें ऊपर लिख दिया, नीचे की बातें ऊपर लिख दिया, ऊपर की बातें नीचे लिख दिया। तो अक्रमबद्धता पत्र के रूप को नष्ट कर देती है, उसके आशय को भी नष्ट कर देती है और अच्छा नहीं। पत्र अपने में संपूर्ण हो, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए पत्र लिख रहे हैं उसमें कुछ भी रह ना जाए, कोई आवश्यक तथ्य छूटे नहीं और पत्र अधूरा न रहे, इसका ध्यान रहे। प्रभावान्विति यह चौथी विशेषता है। पत्र का पूरा असर पढ़ने वाले पर पड़ना चाहिए। आरंभ और अंत में नम्रता और सौहार्द के भाव होने चाहिए। इसमें भी कटाक्ष, व्यंग्यपूर्ण, अनावश्यक लेखन होगा तो वह प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाहरी सजावट, पांचवा मुद्दा, पत्र की लिखावट सुंदर, स्पष्ट और पुष्ट होनी चाहिए। इसमें ध्यान रहना चाहिए कि जो पत्र का कागज है वह ऐसा हो कि उस पर हम अच्छी तरह से लिख सकें। हमारा वह लेखन सुलेखन होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट मतलब जो अक्षर वर्ण विन्यास कहते हैं, वर्ण विन्यास उत्तम होना चाहिए। यानी कि क लिखें और फ दिखाई दे दे, जैसे क लिखें और क्या दिखाई दे, फ दिखाई। तो हम लिखेंगे क और पढ़ने वाला पढ़ेगा फ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्ण विन्यास स्पष्ट होना चाहिए और पुष्ट होना चाहिए, जिससे लिखने वाले का उद्देश्य और सार्थक हो, पढ़ने वाला उसको समझ सके, पढ़ सके। विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान होना चाहिए। विराम चिन्ह अगर नहीं रहेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जाने मत दो, मारो, या मारो मत जाने दो, तो मारो उसके बाद अल्प विराम लगाएंगे तो अब वो मारने की बात हो गई। मारो मत जाने दो अर्थात देखो भगने ना पाए, और मारो मत जाने दो, मत के बाद अगर आप अल्प विराम लगाएंगे तो होगा कि नहीं नहीं भाई इसकी रक्षा करो, मत मारो। तो विराम चिन्हों का यह भाव होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। यही विराम चिन्ह है जो शब्दों के अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हुई तो आपके कथ्य अनर्थ कर देंगे। इसके लिए विराम चिन्ह का उपयोग सावधानी से और सही होना चाहिए। शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए। इस पे अंक भी मिलता है, सबके अंक पत्र में बटे होते हैं, इसका ध्यान रहे। अगर वह अपने स्थान पे नहीं रहा, क्रम से नहीं रहा, सही नहीं रहा, तो आपको वह अंक आपके मूल अंक से समाप्त हो जाएगा। अब आइए देखिए पत्रों के प्रकार। पत्रों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसका कुछ एक या दो चीजों पर हो गया है। पत्र को विभाजित किया गया है तो पत्र के दो भाग हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र।
औपचारिक पत्र के दो भाग हैं, कार्यालयीन पत्र और व्यावसायिक पत्र। कार्यालयीन पत्र और व्यावसायिक पत्र। और अनौपचारिक में व्यक्तिगत पत्र आता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत पत्र अर्थात अनौपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप अलग होता है और औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप अलग होता है। इसमें चाहे कार्यालयीन हो चाहे व्यावसायिक हो, लगभग दोनों का प्रारूप एक ही प्रकार से होता है। तो मैं आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप दिखाने जा रहा हूँ। पहले इसको समझिए, औपचारिक पत्र में क्या क्या होता है। इस पत्र में सरकारी, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादक का पत्र आदि आते हैं। इसमें यानी केवल सरकारी पत्र ही इसमें आता है। इसमें इस पत्र में गैर सरकारी पत्र भी आते हैं और सरकारी पत्र भी आते हैं, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र आदि सभी ऐसे इस प्रकार के पत्र। मेरे प्रिय छात्रों, औपचारिक पत्र का प्रारूप यह है आपके सामने। कोई भी कृति आती है पत्र लिखने के लिए, तो औपचारिक पत्र के दो विभाग, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीन पत्र, दोनों का प्रारूप एक ही है। उसको लिखते समय इसी प्रारूप पर लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले जिस दिन आप बैठेंगे लिखने के लिए, उस दिन का दिनांक आप दे देंगे। उसके बाद प्रति प्रति सेवा में प्रति लिख सकते हैं। तो प्रति में जब पत्र का प्रारूप, जब पत्र की कृति रहेगी, तो उसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि पत्र लिख कौन रहा, कौन लिख रहा है और किसको लिखा जा रहा है। तो पत्र लिखने वाले में आप, हम ही रहेंगे नागरिक, और पत्र पाने वाले में किसी न किसी कार्यालय का पदाधिकारी रहेगा। यह ध्यान देना चाहिए। इन दो बातों पर ध्यान देंगे क्योंकि प्रत्येक सोपान पर इसके अंक है। दिनांक लिखेंगे तो भी अंक, प्रति लिखेंगे तो भी अंक, विषय संदर्भ लिखेंगे तो भी अंक, महोदय लिखेंगे तो भी अंक, विषय विवेचन करेंगे 3 भागों में तो उसका भी अलग से अंक 2 अंक, भौदी भौदिया लिखेंगे तो भी उसका अंक। यहाँ इसको स्वनिर्देश कहते हैं। और पता आईडी लिखेंगे, ईमेल आईडी, तो भी इस पर अंक है। तो देख लीजिए, दिनांक से लेकर के विषय तक का अंक, और संदर्भ और महोदय, विशेष संदर्भ और महोदय का अंक, विषय विवेचन का अलग अंक, यहाँ स्वनिर्देश का अलग अंक, समाप्ति का, और यहाँ नाम पता प्रेषक का और ईमेल आईडी का भी अलग से। इसके लिए सावधानी रहनी चाहिए। जिसको हम पत्र भेजने जा रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे माननीय सो एंड सो महोदय, जो भी महोदय रहेंगे। उसके कार्यालय का पता रहेगा। अगर हम किसी भी कार्यालय में पत्र भेज रहे हैं तो उसका कार्यालय होगा, उसका पता, पूरा पता रहेगा। अगर हम व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं तो प्रति उसमें जो पदाधिकारी रहेगा उसके पद का नाम केवल प्रबंधक ही होता है, उसको हम मैनेजर इंग्लिश में कहते हैं, और उसको हम व्यवस्थापक भी कहते हैं। तो यहाँ व्यावसायिक पत्र में केवल एक ही होता है पद, जिसको हम पत्र लिखते हैं बार बार कर, चाहे किसी लिए लिखें, वह है व्यवस्थापक। तो आप यहाँ लिखेंगे माननीय व्यवस्थापक महोदय, उसके कार्यालय का पता, चाहे उद्योग हो, दुकान हो, जैसा हो उसका पता नीचे लिखेंगे। कार्यालयीन पत्र में महोदय अर्थात पदाधिकारी अलग अलग होते हैं, तो जिस कार्यालय में होगा उस कार्यालय का पदाधिकारी अलग अलग रहेगा। तो यहाँ जैसे
हमको जल का प्रॉब्लम है, हम पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे माननीय जलापूर्ति अधिकारी महोदय, और यहाँ उसके कार्यालय का पता रहेगा। जैसे कल्याण डोंबिवली का है तो महानगर पालिका कल्याण डोंबिवली, ठाणे, महाराष्ट्र। तो इसका ध्यान रहे। तो प्रति आप लिखेंगे जिसको भेजना हमें। और यहाँ एक चीज छूट गया है, ईमेल आईडी यहाँ भी होना चाहिए। केवल कार्यालयीन पता में या व्यवसायिक पता में ईमेल आईडी यहाँ प्रति के नीचे होना चाहिए। सबसे पहले आपने पदाधिकारी का पद नाम लिखा और उसके नीचे उसके कार्यालय का, उसके जो भी है उसका पता लिखा। पता मतलब उसके कार्यालय का ही रहेगा, क्योंकि वह जिस कार्यालय में अधिकारी है उसी कार्यालय का पता होना चाहिए नीचे। और इसके नीचे एक कॉलम और रहेगा ईमेल आईडी का, जैसे यहाँ है। तो यहाँ तो दिया है, क्लियर है, यहाँ नहीं दिया तो यहाँ भी होना अनिवार्य है। लिखा नहीं है किताब में, इसका ध्यान दीजिए। और विषय रहेगा, विषय किसके हेतु हम पत्र लिख रहे हैं। या पत्र अगर हम पुस्तक, विद्यालय में पुस्तक मंगाने के लिए लिख रहे हैं तो पुस्तक मंगाने, पत्र क्या रहेगा विषय, पुस्तक मंगाने के संबंध में। अब यह संदर्भ क्या आएगा, तो यह पुस्तक किसके लिए मंगाई जा रही है वह संदर्भ होगा। यह पुस्तक पुस्तकालय के लिए मंगाई जा रही है तो यहाँ लिखेंगे पुस्तकालय में, पुस्तकालय के लिए। संदर्भ किसका है, पुस्तकालय के लिए। तो इसका ध्यान रहे, यानी विषय और संदर्भ दोनों चाहिए। अब यह महोदय, इसे हम संबोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संबोधन। तो यह थोड़ा आगे हट के हो गया है, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको भी यहाँ आना चाहिए, यहाँ संदर्भ के नीचे। तो यह यहाँ आ जाएगा महोदय, और ऐसे ही अल्प विराम दे करके आप नीचे से विषय विवेचन लिखेंगे। तो विषय विवेचन यह लिखना नहीं है, विषय विवेचन हम पत्र लिखेंगे। तो महोदय के नीचे हम कम से कम 3 पैराग्राफ में पत्र लिखेंगे, 3 परिच्छेद में। आइए कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। पहले परिच्छेद में आप अपना नाम, पता और कार्य बताएंगे संक्षिप्त। दूसरे पैराग्राफ में यानी दूसरे परिच्छेद में आपका जो कार्य है उसको स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे उसका। और तीसरे पैराग्राफ में आप निवेदन करेंगे, तीसरे परिच्छेद में आप निवेदन करेंगे उसको करने के लिए। और यह हो गया। फिर आप धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे अंत में। और फिर यहाँ यह स्वनिर्देश है, इसको समाप्ति भी कहते हैं, स्वनिर्देश कहते हैं। हस्ताक्षर नीचे है, इस पर भी अंक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कार्यालयीन और व्यवसायिक पत्र में भौदीय भौदिया ही लिखा जाता है। छात्र भौदीय लिखते हैं, छात्राएं भौदिया लिखती हैं, कोई एक। अब आइए भौदीय भौदिया का अर्थ क्या होता है। भौदीय का अर्थ आपका, भौदिया का अर्थ आपका। तो यह नहीं कि आप यहाँ लिख दीजिए आपका, ऐसा लिख दीजिए, भौदिया हो गया। तो यह भौदीय कार्यालयीन पत्र में ध्यान दीजिएगा, जहां भी आता है यही लिखिएगा, इस पर भी अंक है। और इसके बाद भेजने वाले का नाम पूरा, उसका पता पूरा, और पुनः उसका ईमेल आईडी आप यहाँ लिखें, तो नंबर में अंक मिलेगा। आइए, चाहे व्यवसायिक पत्र हो या कार्यालयीन पत्र हो, हम भौदिया ही लिखते हैं। और भी हम लिखते हैं, लेकिन भौदिया ही उपयुक्त है। क्यों लिखते हैं, जो भी अपरिचित लोग हैं उनके लिए हम भौदिया का प्रयोग करते हैं। कार्यालयीन पत्र में एक अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक को अगर पत्र लिखना है तो आप यहाँ भौदीय भौदिया न लिख करके आप यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, जो भी है।
उसके अलावा कहीं भी आप भौदिया भौदिया ही लिखें, क्योंकि विद्यालय में चूंकि बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ संपर्क है, इसलिए यहाँ हम भौदिया का उपयोग न करके आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा ऐसा करते हैं, और से सभी जगह भौदिया भौदिया ही लिखते हैं। तो यह आपने देखा भी, इसी प्रारूप पर आप व्यवसायिक या कार्यालय पत्र लिखेंगे। यह अलग अलग इसके क्रम पर भी अंक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो आपको पत्र वगैरह में अच्छे से अच्छे अंक आपको मिल जाते हैं। पत्र में दो विकल्प रहता है, एक औपचारिक पत्र का और एक अनौपचारिक, दो रहता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। 5 अंक का रहता है, और यह 5 अंक इन सभी पर सोपानवत मिलता है। वैसे एक जगह ही मिले अलग की बात है, लेकिन सबको देख करके ही दिया जाता है। तो इसका ध्यान रहे, कहीं भी त्रुटि होगी तो आपका वह अंक माइनस हो जाएगा पूर्णांक से। आप समझ गए होंगे और इसको अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।